आज के इस नए गहन विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करें उस कारोबारी साम्राज्य की जिसने पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नया आकार दिया है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है आर्किटेक्ट ऑफ द रिलायंस एम्पायर, मुकेश अंबानी। ये एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च है जो सिर्फ सतह पर बात नहीं करती। हाँ, क्योंकि अक्सर जब हम इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उनकी कुल संपत्ति या उनके घर या उनके लाइफस्टाइल पर ही अटक जाता है। एग्जैक्टली। और हमारा मिशन आज यही है कि हम उस सतह से बहुत नीचे जाएं। ये सिर्फ एक बैलेंस शीट की कहानी नहीं है। हम उस मिडिल क्लास माइंडसेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिसने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है कि जब किसी व्यक्ति के पास असीमित पैसा आ जाए तो वो लंबी अवधि की सोच या कहूँ तो वो जो एक रिस्क लेने की क्षमता होती है वो कैसे बनाए रख सकता है। ये एक बहुत ही वाजिब और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल सवाल है। जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो तो बड़े दांव लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए मुझे लगता है हमें शुरुआत से शुरू करना चाहिए। अगर हम उनके शुरुआती दिनों को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है, उनकी असली बिजनेस शिक्षा। हाँ, लोग अक्सर उनकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई साधारण विदेशी डिग्री नहीं थी, बल्कि वो ज्ञान था जो उन्हें सीधे अपने पिता धीरूभाई अंबानी से मिला था, जब उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस भारत आना पड़ा था। सही कहा। वो व्यवहारिक ज्ञान मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका था: बाजार को समझना, लोगों को जोड़ना और एक मजबूत सिस्टम बनाना। ये किताबी ज्ञान से बहुत अलग है। ये तो ऐसा हो गया जैसे तैरना सिखाने के लिए थियरी की किताब देने के बजाय सीधे पानी में धक्का दे देना। एग्जैक्टली। पाताल गंगा प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 80 के दशक में इतनी कम उम्र में उन्हें एक विशाल पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। और उस समय के भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना लाल फीताशाही और सप्लायर्स के साथ रोज की माथापच्ची। यही वो जगह है जहां बिजनेस स्कूल की केस स्टडीज और असल जिंदगी का अंतर समझ आता है। किताबों में सब कुछ बहुत तार्किक होता है, लेकिन जमीन पर आपको ठेकेदारों की देरी और मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हाँ, और धीरूभाई का विजन एकदम साफ था कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं है, आपको अलग अलग तरह के लोगों से काम निकलवाना आना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न हो, जो खुद ब खुद चलता रहे। लेकिन देखिए, सिस्टम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, जब कोई बड़ा भूचाल आता है तो लीडरशिप का असली टेस्ट होता ही है। और इस कहानी में वो भूचाल था धीरूभाई अंबानी का निधन और उसके बाद रिलायंस ग्रुप का बंटवारा। वो दौर वाकई में बहुत मुश्किल था। अगर हम इसे कॉरपोरेट नजरिए से देखें तो ये इतिहास के सबसे कड़े लीडरशिप टेस्ट में से एक था। पिता को खोने का दुख और ऊपर से दुनिया भर की मीडिया की नजरें और शेयरधारकों का दबाव। ये वो समय था जब कोई भी इंसान भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ले सकता था। पर स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि उस मुश्किल दौर में जिस तरह का क्लिनिकल फोकस दिखाया गया वो कमाल था। भावनाओं को बिजनेस के विजन पर हावी नहीं होने दिया गया। हाँ, उस समय कई विश्लेषकों ने कहा था कि शायद अब रिलायंस की वो पुरानी रफ्तार कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ कंट्रोल और अपने विजन पर केंद्रित किया। जो हिस्सा बंटवारे में चला गया उस पर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय फोकस इस बात पर था कि जो कोर बिजनेस बचा है उससे भविष्य कैसे बनाया जाए। लीडरशिप की असली पहचान तूफान में जहाज निकालने में ही होती है। और उसी कोर बिजनेस को मजबूत करके एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया गया जिसे आज ऑयल टू एवरीथिंग मॉडल कहा जाता है। ये रणनीति अपने आप में अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। हम इसको समझने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। इसे एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह बताया गया है। बिल्कुल, वो एनालॉजी बहुत सटीक है। जहां वो कोर रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस एक बहुत ही गहरी जड़ की तरह काम कर रहा है। वो जड़ जमीन से लगातार कैश फ्लो खींच रही है और फिर उस पैसे का इस्तेमाल पेड़ की नई शाखाएं उगाने में किया जा रहा है, जैसे कि रिटेल, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसे वित्तीय भाषा में कैपिटल एलोकेशन कहते हैं। जो पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र होते हैं वे बहुत सारा नकद मुनाफा तो देते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है।
तो वे निवेशकों के लिए एक वैल्यू स्टॉक बन जाते हैं, न कि ग्रोथ स्टॉक। एग्जैक्टली। जबकि रिटेल या डिजिटल सेवाओं में शुरुआत में बहुत पैसा लगता है, लेकिन भविष्य में उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। तो मतलब एक पारंपरिक सेक्टर से पैसा निकालो और उसे उन नए सेक्टर्स में डालो जो भविष्य की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले हैं। ये सिर्फ बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, ये कंपनी के वैल्यूएशन मल्टीपल को पूरी तरह से बदलने की रणनीति थी। और आज हम देखते हैं कि बाजार उन्हें सिर्फ एक रिफाइनरी कंपनी नहीं, बल्कि एक टेक दिग्गज मानता है। और जब हम उस कैश जनरेट करने वाली मजबूत जड़ की बात करते हैं तो जामनगर रिफाइनरी का जिक्र आना बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री जामनगर को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक साइलेंट पावर मूव कहती है। जामनगर का लॉजिक समझना बहुत दिलचस्प है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का फैसला इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो आपकी प्रति यूनिट लागत सबसे कम हो जाती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी मास्टर स्ट्रोक भी था। हाँ, आमतौर पर रिफाइनरियां हल्का और साफ कच्चा तेल खरीदती हैं, जो बाजार में काफी महंगा मिलता है। लेकिन जामनगर रिफाइनरी का कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स दुनिया में सबसे ज्यादा रखा गया। इसका मतलब है कि वो दुनिया के सबसे खराब क्वालिटी वाले कच्चे तेल को भी प्रोसेस कर सकती है। बिल्कुल, वो सबसे खराब, भारी और सस्ते कच्चे तेल को रिफाइन करके हाई क्वालिटी का एविएशन फ्यूल और पेट्रोल बना सकती है। चूंकि कच्चा तेल बहुत भारी डिस्काउंट पर मिलता है और फाइनल प्रोडक्ट प्रीमियम पर बिकता है, तो इसके बीच का मार्जिन बहुत विशाल होता है। ये तो अर्थशास्त्र का बहुत ही शानदार इस्तेमाल है, एकदम सीधा गणित। और जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखें तो एक ही लोकेशन पर इतनी विशाल क्षमता होने से वे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक ऐसे खिलाड़ी बन गए जो तेल उत्पादक देशों से सीधे मोलभाव कर सकते थे। और इसी खामोश कदम से जो बेहिसाब मुनाफा पैदा हुआ, उसने उस सबसे खतरनाक दांव के लिए रास्ता तैयार किया जिसे हम जियो के नाम से जानते हैं। जियो का लॉन्च, और वो भी 2016 के आसपास, वो एक ऐसा समय था जब इस दाव को कई लोगों ने पागलपन समझा था। फ्री इंटरनेट और फ्री वॉइस कॉल। टेलीकॉम उद्योग के दिग्गजों को लगा कि ये तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। अरबों रुपए टावर और फाइबर बिछाने में लगा दिए और अब ग्राहकों से पैसा ही नहीं ले रहे। यहीं पर मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्री इंटरनेट देना एक नुकसान का सौदा था, लेकिन स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। क्योंकि जब आप एक 4G या फाइबर नेटवर्क बनाते हैं तो सबसे बड़ा खर्च उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में होता है, जिसे कैपेक्स कहते हैं। हाँ, एक बार जब टावर लग गए और नेटवर्क लाइव हो गया, तो उस नेटवर्क पर किसी नए ग्राहकों को इंटरनेट देने की जो अतिरिक्त लागत होती है वो लगभग शून्य होती है। तो मतलब नेटवर्क बन चुका है, पैसा खर्च हो चुका है, अब बस लोगों को इस नेटवर्क पर लाना था। और उस समय भारत में लोग डेटा बहुत बचा बचा कर इस्तेमाल करते थे। जियो ने उस मनोवैज्ञानिक बाधा को ही तोड़ दिया। फ्री इंटरनेट देकर उन्होंने नेटवर्क की क्षमता को पूरी तरह से भर दिया और करोड़ों लोगों की आदतें पूरी तरह बदल दी। पुरानी कंपनियां वॉइस कॉल से पैसा कमा रही थीं और जियो ने वॉइस कॉल को मुफ्त करके पूरा खेल ही डेटा की तरफ शिफ्ट कर दिया। यही डिसरप्शन था। रणनीति के पीछे ये समझ थी कि भविष्य की असली करेंसी डेटा है। जो शुरुआत में एक भारी नुकसान दिख रहा था, वो असल में भविष्य के सबसे बड़े डेटा एम्पायर की नींव थी। लेकिन जब आप इतने बड़े स्तर पर बाजार को डिसरप्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आलोचनाएं भी होंगी। ट्रोल्स और मीडिया के हमले भी इस सफर का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, स्रोत सामग्री में इसका भी बहुत निष्पक्ष रूप से जिक्र किया गया है। जब भी बाजार का एक बड़ा हिस्सा किसी एक कंपनी के पास जाता है तो मोनोपोली और क्रोनी कैपिटलिज्म जैसे आरोप लगने लगते हैं। यहाँ हम किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ स्रोत सामग्री के आधार पर ये देख रहे हैं कि लीडरशिप ने इन आरोपों को हैंडल कैसे किया। और जो पैटर्न सामने आता है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूशन पर केंद्रित रहने का है। उन्होंने इन आरोपों को अपनी रणनीतिक कार्यप्रणाली में बाधा नहीं बनने दिया। टीवी बहसों या सोशल मीडिया पर सफाई देने के बजाय उनका पूरा फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर था। बाहरी शोर को पूरी तरह से इग्नोर करना बहुत बड़ी बात है। अनुशासन इसी को कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमेशा योजना के मुताबिक ही हुआ। सही कहा। सफलता की चकाचौंध में अक्सर गलतियां छिप जाती हैं। रिसर्च बताती है कि इस सफर में कई प्रोजेक्ट्स में भारी देरी हुई और कई रणनीतियां फेल भी हुई। जैसे रिटेल सेक्टर का शुरुआती दौर। भारत में ताज़े उत्पादों की सप्लाई चेन बहुत जटिल है। कोल्ड स्टोरेज की कमी और छोटे स्तर पर विरोधों के कारण
शुरुआती स्टोर फॉर्मेट्स उम्मीद के मुताबिक नहीं चले। और मुझे लगता है कि ई कॉमर्स की शुरुआती पहलों में भी वो तेजी नहीं आ पाई थी जो सोची गई थी। यहाँ पर वो मिडिल क्लास माइंडसेट फिर से काम आता है। असफलता को देखने का उनका नजरिया बहुत अलग है। इन गलतियों को हार नहीं माना गया, बल्कि एक फीडबैक लूप की तरह इस्तेमाल किया गया। मतलब अगर कोई मॉडल फेल हुआ तो उसे तुरंत बंद किया, रणनीति में बदलाव किया और फिर एक नई शुरुआत की। ये तेजी से सीखने और सुधार करने की क्षमता ही है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलता तक ले जाती है। लेकिन जब आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं तो एक समय के बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है उसे भविष्य के लिए सुरक्षित करने की। परिवार और उत्तराधिकार का विषय पारंपरिक भारतीय व्यवसायों में हमेशा से जटिल रहा है। और जैसा हमने पहले देखा, रिलायंस ने खुद इस तरह के पारिवारिक टकराव का सामना किया था। इसी इतिहास से सबक लेते हुए अब उत्तराधिकार के लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पारिवारिक भावनाओं को अलग रखकर अलग अलग वर्टिकल्स की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को दी गई है, और वो भी एक बहुत ही अनुभवी बोर्ड की देखरेख में। ये एशियन पारिवारिक मूल्यों और सिलिकॉन वैली के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का एक बहुत बेहतरीन मिश्रण है, ताकि भविष्य में लीडरशिप किसी की भी पास हो, सिस्टम उसी अनुशासन के साथ काम करता रहे। तो इस पूरे गहन विश्लेषण के बाद अगर हम आम लोगों के लिए टेक अवे निकालना चाहें तो वो अंबानी थिंकिंग मॉडल क्या है जिसे कोई भी लागू कर सकता है? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, लंबी अवधि का विजन। आज के कदम का असर 20 साल बाद क्या होगा, ये सोचना। दूसरा, बड़े पैमाने पर सोचना ताकि कोई और आसानी से चुनौती न दे सके। और तीसरा है सही समय की पहचान। ये समझना कि बाजार कब किस बदलाव के लिए तैयार है। और चौथा, सबसे अहम स्तंभ है अटूट धैर्य। कोई भी बड़ा निर्माण रातों रात नहीं होता, इसमें कई दशकों का संघर्ष लगता है। मतलब एक मजबूत सिस्टम व्यक्तिगत करिश्मे से ज्यादा भारी पड़ता है। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली खेल तो माइंडसेट का है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है, जो स्रोत सामग्री से जुड़ा तो है लेकिन हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। बताइए वो विचार क्या है? आज के दौर में जब हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा द्वारा संचालित हो रही है, तो भविष्य में इस स्केल और नियंत्रण का असली अर्थ क्या रह जाएगा? ये तो बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही हो, तो क्या आने वाले दशकों में इस पारंपरिक थिंकिंग मॉडल के बिना कोई भी बिजनेस अपना वजूद बचा पाएगा, या फिर विशाल कारखानों की जगह सिर्फ एल्गोरिदम ही नए साम्राज्यों की नींव रखेंगे? ये सवाल वाकई में भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या आने वाले साम्राज्य भौतिक संपत्तियों पर टिके होंगे या सिर्फ डिजिटल इकोसिस्टम पर? इसी सोचने वाले विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।